हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इकोसिस्टम, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में थोड़ा कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे पुराने सिलेबस में कुछ था, नए में तो चीज़ें कट चुकी हैं, काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो इसमें हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो जैसे लास्ट चैप्टर जब हमारा हुआ था उसमें हमने ये सब चीज़ें जानी थी कि इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम उस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जैसे अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं। इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि जहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन। ठीक है, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं कि आपके जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका इंटरेक्शन, की जब वो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इकोसिस्टम आर द फंक्शनल यूनिट्स वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब साइज की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही हो या छोटा ही, तो छोटे इकोसिस्टम भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, किसी बड़े जंगल की या सी की बात करें तो एक लार्ज इकोसिस्टम बनाएगा। एक छोटे से पॉन्ड की बात करें तो एक स्मॉल इकोसिस्टम है। ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब हो गया बायोस्फीयर। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा होल। ठीक है, अगर हम पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं, उसको कंसीडर करके लेके चल रहे हैं, तो हम बात करते हैं आपके ग्लोबल इकोसिस्टम की। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब अब जैसे हमने बोला कि जो इकोसिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, सॉरी, जो फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो भी प्लांट्स हैं इकोसिस्टम में वो कैसे होंगे, या फिर हर्बीवोर्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूँ तो दो तरीके का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, दो तरीके का हम कह सकते हैं। एक हो गया आपका टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी कि हम किसकी बात करें, लैंड की। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, एक्वाटिक। ठीक है, अब अगर मैं इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ तो इकोसिस्टम में मैंने क्या बोला, आपका टेरेस्ट्रियल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया दूसरा आपका, जो प्लांट्स हो गए, सॉरी, मतलब जो एक्वाटिक हो गया वो हो गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इकोसिस्टम में हमने बोला कि सारी चीज़ें आपकी क्या है, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जैसे भी हमने बोला दो कंपोनेंट हैं आपके, बायोटिक और एबायोटिक, ये आप सभी जानते होंगे। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं इकोसिस्टम के, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे आपके, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे आपके, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जिसमें क्या होंगे आपके, प्लांट्स हो जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे आपके, प्रोड्यूसर्स हो गए, दूसरे क्या हो जाएंगे आपके, कंज्यूमर्स। ठीक है, और क्या हो जाएंगे आपके, डीकम्पोजर्स। ठीक है, ये किस में आ गए आपके, ये बायोटिक में आ जाते हैं। और वहीं अगर मैं ए बायोटिक की बात करूं तो ए बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे लाइट हो गई, ठीक है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं आपके, ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और अभी हमने बोला कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमने क्या बोली कि ये जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ए बायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यही डिसाइड करते हैं आपके कि जो वेजिटेशन है, यानी कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या होंगे, उधर का जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करेगी ना, और जिस हिसाब की वेजिटेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो प्रोड्यूसर होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, और वहीं फिर प्रोड्यूसर्स पे डिसाइड करेगा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं आपके वो कैसे होंगे, देन फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हैं या वो कैसे होंगे। ठीक है, यानी कि हर्बीवोर्स कैसे होंगे और दूसरे क्या होंगे आपके, कार्निवोर्स, वो कैसे होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ अभी हमने बोली कि दो हिस्सों में बांटा गया है इकोसिस्टम को।
ठीक है, अगर मैं पार्ट्स की बात कर रही हूँ, टाइप्स की बात कर रही हूँ, इकोसिस्टम के टाइप्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने टाइप्स कहा इकोसिस्टम के, तो कितने टाइप्स हो गए आपके? 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक क्या हो गया आपके? टेरेस्ट्रियल, एक क्या हो गया आपके? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल। दूसरे क्या हो जाते हैं आपके? एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया लैंड से, यानी कि जहाँ पर हम लैंड की बात करें, और एक्वेटिक का मतलब किससे हो गया आपका? वाटर से, यानी कि जहाँ हम किसकी बात करेंगे? वाटर की बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मैंने टेरेस्ट्रियल की बात करी, यानी कि मैं लैंड इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में भी हम 2 चीज़ें कह सकते हैं, एक तो हो गया आपका नेचुरल, एक क्या हो गया आपका? नेचुरल। दूसरा कैसा हो गया आपका? मैन मेड। ठीक है, नेचुरल हो गए आपके और मैन मेड भी हो गए। और वहीं एक्वेटिक की बात करूं तो एक्वेटिक में भी हो गए आपके, नेचुरल भी हो जाएंगे और मैन मेड भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल में जो नेचुरल हैबिटाट है वो कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ये तो आ गए इसमें। अब जैसे क्रॉपलैंड हो गया या गार्डन हो गया, ये किस में आ जाएगा आपका? मैन मेड में। छोटे छोटे गार्डन्स जो बना रखे हैं, ठीक है ना, वो किस में आ जाएंगे? आपके मैन मेड में। और वहीं अगर मैं ठीक है, जैसे क्रॉप फील्ड लिखा हुआ है, क्रॉप फील्ड, और वाटर की बात करें हम तो एक्वेरियम। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके मैन मेड में। एक्वेटिक की मैं बात करूँ तो मैन मेड में क्या आ जाएगा आपका? एक्वेरियम। ठीक है, और वहीं नेचुरल की बात करेंगे तो पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स, रिवर्स, एस्चुरीज, ये सारी किस में आ जाएंगी? आपके नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएंगे, एक्वेटिक के नेचुरल इकोसिस्टम में। ठीक है, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? आपकी प्रोडक्टिविटी के बारे में, एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी फ्लो है वो हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेचुरल साइकिल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यही चीज़ जो भी हमने पढ़ी, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, अगर नॉन लिविंग की बात हो रही है तो हम एबायोटिक की बात करें। बायोटिक में क्या आ जाते हैं आपके? जो लिविंग फैक्टर हैं, ठीक है, उनका इंटरेक्शन। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्रिएट अ यूनिक स्ट्रक्चर फॉर ईच इकोसिस्टम। ठीक है, अब एक चीज आती है आपकी स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अभी ये आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, देख सकते हैं, ये आप छोटे छोटे पेड़ हैं, ये वाले। ठीक है, ये पेड़ हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके लिए क्या बनी हुई है? एक लाइन बनी हुई है ये वाली, कि इसमें कुछ पेड़ कैसे हैं? इस रेंज में है। फिर थोड़ा और जाएंगे अंडर स्टोरी, कुछ पेड़ जो है इस रेंज में है। ठीक है, फिर थोड़ा और, कुछ पेड़ों की जो रेंज है वो ये है, कुछ की हायर रेंज है। लेकिन अगर हम इसको एक सिंगल लाइन में इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, जगह जगह क्या बने हुए हैं? ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी कि अलग अलग स्पीशीज का लेयर्स बनी हुई है। ठीक है ना, जैसे अंडर ग्रोथ लेयर है, फिर अंडर स्टोरी है, कैनोपी है, इमरजेंट लेयर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन लेयर्स, ट्रीज एट द टॉप, शर्ब्स इन द मिडल, हर्ब्स एंड ग्रासेस एट द बॉटम। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल, क्योंकि सबसे छोटी घास है, सपोज घास सबसे नीचे आ गई, उससे ऊपर थोड़े हर्ब आ गए, उसके ऊपर थोड़े शर्ब आ गए, उसके ऊपर थोड़े बड़े ट्रीज आ गए। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया लाइन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ आती है स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है ना, स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, ठीक है, कोई इकोसिस्टम है पर्टिकुलर, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसके नंबर्स काउंट करने लग जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आपका स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, अब इकोसिस्टम के फंक्शन की हम बात करें तो या फिर वही जो चीज़ें भी हमने बोली, कंपोनेंट भी कह सकते हैं हम इसको। प्रोडक्टिविटी हो गई है, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइकिल है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हम समझें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? एनर्जी कैप्चर एंड बायोमास प्रोडक्शन बाय ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब हो गया कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं,
उन्होंने जितना भी फूड सिंथेसाइज किया है, जितना भी खाना बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फूड प्रोडक्शन जो उन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है, रेट से प्रोड्यूस करते चले जाएंगे ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि जो आपके डिट्राइटस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। ठीक है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का क्या मतलब हो गया, एनर्जी फ्लो का मतलब हो गया जैसे फूड चेन चल रही होती है ना। ठीक है, फूड चेन है, फूड वेब्स है, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्लांट ने फूड बनाया, उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, फिर उस जो प्लांट है उसको हर्बीवोर ने खा लिया, तो उसकी एनर्जी उसके अंदर गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिक मैटर आपका डिकम्पोज हुआ था, जो ऑर्गेनिक मैटर टूटा था, फिर वो सॉइल में जाएगा, देन सॉइल से फिर वो एब्जॉर्ब होगा प्लांट्स के थ्रू। तो ये इस तरीके से क्या होगी, साइकिल चलती ही चली जाएगी। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम में जो साइकिल है वो चल रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक, ठीक है। अब एक जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर मैं पॉन्ड इकोसिस्टम एक्वाटिक की हम बात करें तो हम किसकी बात करें, चलो पॉन्ड इकोसिस्टम को एक ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए इसको। ठीक है, अब एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो हम सारी चीजें इसमें देखेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट इसमें क्या है भाई, वाटर है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन सॉइल है, ये क्या है इसके एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब रेगुलेशन का मतलब हो गया सोलर इनपुट, धूप है, क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स इसमें कौन कौन से हो गए आपके, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, एल्गी है, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। ये जो देख आप साइड में देख रहे होंगे, आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल प्लांट्स। इधर छोटे छोटे होंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, जो यहाँ होंगे, फिर फ्लोटिंग प्लांट्स भी होंगे, सबमर्ज्ड पानी में डूबे हुए प्लांट्स भी, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये डूबा हुआ है पूरा, तो ये सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो फूड बनाएंगे, सन की एनर्जी आएगी ना यहाँ इनके पास। ठीक है, ये इसको ट्रैप करेंगे। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करेंगे। ठीक है, फूड प्रोडक्शन होगा, फिर कंज्यूमर्स में आ जाएंगे आपके, अब प्रोड्यूसर्स हो गए आपके फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है ना, फिर आ जाएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर, जो क्या कहलाएंगे आपके जूप्लैंक्टन। ठीक है ना, जिसमें आपके क्या है, जूप्लैंक्टन है और कुछ बॉटम और क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, फिर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की अब इनमें से कोई अगर मरता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसमें जो फंजाई बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, वो क्या कर देंगे, इसको तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपका डिकम्पोजिशन हुआ है, ये वापस से क्या हो जाएगा, ये क्या होने लगेगा, जो हेट्रोट्रॉप्स होंगे उनके थ्रू क्या कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो रही है, मूव हो रही है, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स से फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से एनर्जी का एक फ्लो बना हुआ है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो एनर्जी होती है वो कैसी है आपकी, जो उसका फ्लो है वो कैसा आपका, यूनी डायरेक्शनल। कभी ऐसा नहीं होता कि पेड़ पौधे जो हर्बीवोर है उसको खा लें। ठीक है, हर्बीवोर ही उसको खाएगा। ठीक है, अब आ जाता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी का मतलब हमने क्या बोला था, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, कि कितना बायोमास उसमें बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ पे हमने बात कर ली है। अब प्रोडक्टिविटी पे आ जाते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कि जो बायोमास है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, वो जो बन रहा है उस पर बात हो रही है। ठीक है, तो कितना बायोमास बन रहा है उस पर हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो होती है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देखो प्राइमरी प्रोडक्शन ये रहा, और एक है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हो गया, कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी फूड, जो भी ऑर्गेनिक मैटर, जो भी बायोमास बनाया गया है, वो क्या हो गया आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, और उस प्रोडक्शन का रेट है, ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो पहला फूड बना होगा, ठीक है, पहली बार जब फूड की सिंथेसिस हुई होगी प्लांट में,
पहली फूड प्लांट में तो फर्स्ट टाइम ही फूड की सिंथेसिस होगी ना, जो सन है सन की एनर्जी यूज हुई है, ट्रैप हुई है, प्लांट ने उससे फूड बनाया है, ठीक है। अब उस फूड को किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, कंज्यूमर ने खा लिया, तो अब जो एनर्जी जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा कंज्यूमर की बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है किसमें, प्लांट की बॉडी में, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कह सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया, जब फूड का प्रोडक्शन हुआ एक पर्टिकुलर रेट से किसमें, एक कंज्यूमर में, तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि दूसरी बार फूड प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अब इसका एक रेट है जिससे जिससे इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर हो गया पर ईयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको क्या करा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती है अगर मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, एक आ जाती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी आ जाती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसका मतलब हो गया टोटल रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, टोटल रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, यानी कि जितना बना है टोटल, ठीक है। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, यानी कि रेस्पिरेशन लॉसेस, क्योंकि क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया जितना फूड प्लांट ने बनाया है, ठीक है, वो तो वो हो गया फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। अब क्या होगा कि वो जो फूड उसने बनाया है, कुछ फूड जो है प्लांट खुद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन लॉसेस कह रहे हैं जिसको, क्योंकि वो प्लांट ने खुद के लिए भी तो इस्तेमाल किया है। अब जो बचा हुआ है, जो बच जाएगा उसके बॉडी में, जो स्टोर है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन द प्रोड्यूसर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जितना फूड प्लांट ने बनाया वो सारा का सारा स्टोर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्लांट है उसको भी तो एनर्जी चाहिए अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो इतना भी फूड बना रहा है उसको अदर पार्ट्स तक, ये हम सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं कितने बारी कि जो लीव्स जब खाना बनाती हैं तो उसको पूरे प्लांट में क्या करती है, सर्कुलर रूट्स तक पहुंचाती है, सब जगह पहुंचाती है, क्यों, ताकि उनकी फंक्शनिंग सही ढंग से होती रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना टोटल फूड बनाया है प्लांट ने उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जितना उसकी बॉडी में स्टोर रहा है, यानी कि यूज़ होने के बाद जो बचा, जो उसने खुद पे इस्तेमाल करा, वो हो गया आपका रेस्पिरेशन लॉसेस, ठीक है। और जो बच गया अब जो स्टोर्ड है उसकी बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। रिप्रेजेंट बायोमास अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। कहने का मतलब क्या, हेट्रोट्रॉफ कौन होगा, जो उसको खाएगा, उस प्लांट को खाएगा। तो अब जो फूड उसकी बॉडी में स्टोर्ड है जिसको वो हेट्रोट्रॉफ यूज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया टोटल फूड प्रोडक्शन जो प्लांट ने किया दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उस फूड में से जो प्लांट ने अपने लिए यूज कर लिया, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो रहेगा वो क्या कहेगा, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, टोटल फूड और टोटल फूड माने टोटल फूड में से अगर हम जो प्लांट अपने लिए यूज़ कर रहा है उसको हमने हटा दिया तो क्या कहलाएगा, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे सैलरी की अगर हम बात करें तो ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है। नेट का मतलब क्या हो गया, इन हैंड सैलरी, ठीक है। सपोज आपकी एक जॉब लगी है, आप 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप क्या 50,000 रुपये आपको इन हैंड मिलते हैं, ठीक है। सपोज आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, लेकिन आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में हैं जहाँ पर आपका कुछ ये पीएफ जो भी अमाउंट कुछ पैसा कटता है, तो कहने का मतलब कि आपकी टोटल सैलरी 50,000 है, तो ग्रॉस सैलरी 50,000 होगी, लेकिन जो नेट आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, सपोज आपको 45,000 मिली है, तो 5,000 रुपीज़ क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। तो कट कूट के हाथ में कितना मिल रहा है, 45,000। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, जिसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ आ जाती है आपकी प्लांट की स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ कैसी है, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज़ कैसी है। अब प्लांट की स्पीशीज़ भी किस पे डिपेंड करेगी, हमने पहले भी कहा था कि जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें। प्लांट की स्पीशीज़, भाई प्लांट की स्पीशीज़ कैसी है इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उस पर हर्बीवोर्स कैसे आएंगे, फिर उन हर्बीवोर्स को खाने के लिए कार्निवोर्स कैसे आएंगे। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर कि भाई वहाँ पे पानी की कमी तो नहीं है, सनलाइट है कि नहीं है प्रॉपर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, वो भी ड्रॉट कंडीशंस तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। क्योंकि अगर सूखे की कंडीशन है, पानी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे फिर कैसे वेजिटेशन अच्छी होगी। जब वेजिटेशन ही अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है पौधे मतलब आपके प्रोड्यूसर ही ठीक नहीं होंगे, तो वहाँ पे फिर आपके कंज्यूमर्स भी नहीं आएंगे ना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी, अब पत्तियाँ छोटी हैं कैसी हैं, फोटोसिंथेसिस सही ढंग से परफॉर्म होगी कि नहीं। फिर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की भाई जो प्लांट है जो उसके लिए उसके लिए जो सॉइल, जिस सॉइल पे वो प्लांट है वहाँ पे न्यूट्रिएंट है कि नहीं है। अब वो न्यूट्रिएंट भी कैसे आएंगे, वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे। ठीक है ना। वेरिएशन अक्रॉस इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम हैव वेरिंग प्रोडक्टिविटी लेवल्स। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके का आपका इकोसिस्टम होगा प्रोडक्टिविटी भी डिफर करेगी कि किस तरीके का इकोसिस्टम है। ठीक है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, अर्थ की बात करें, तो टोटल जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स है। ठीक है, ठीक है, जिसमें से जो ओशन है उसका है आपका 55 बिलियन टन्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यूजुअली हम क्या कहते हैं कि जो अर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें कितना है आपका, इसमें क्या है आपका कि जो जो ज़्यादातर जो लैंड है वो क्या है आपका, जो 70% जो लैंड है वो कैसा है आपका, वाटर है, वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। ठीक है, बाकी 30% है लैंड, लेकिन फिर भी अगर हम लैंड की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी लैंड की ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो लिखा हुआ है डिस्पाइट कवरिंग 70% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि जो ओशंस हैं वो लगभग 70% एरिया कवर करते हैं अर्थ का, लेकिन फिर भी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है आपकी 55 बिलियन टन्स है। और वहीं अगर हम लैंड की बात करें तो इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी आपकी 115, ठीक है, बिलियन टन्स। ठीक है, और जबकि इसका एरिया काफ़ी कम है, 30% में ही इसका जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है आपकी कितनी है 115, यानी कि 115 बिलियन टन है। जबकि ये कितना करते हैं, अर्थ का सिर्फ 30% ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, लैंड, तो लैंड की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीकम्पोजिशन पे। ठीक है, डीकम्पोजिशन पे आते हैं। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेकडाउन। ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें अर्थवॉर्म का भी रोल रहता है, इसलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, जब मूव कर रहा होता है उस समय पर सॉइल को क्या कर देता है, लूज कर देता है, जिससे एयर उसके अंदर आ जाती है। ठीक है ना, तो एरेशन बढ़ा देता है सॉइल में, ही कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन की अगर प्रोसेस की हम बात करें तो डेट्रिटस है, रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्लूड्स डेड प्लांट रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स एंड फीकल मैटर। ठीक है, यानी कि कोई पौधा है, एनिमल है या फिर फीकल मैटर है उनका, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। डेट्राइटस का मतलब क्या हो गया, जो रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं, डेट्राइटस। ठीक है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसकी प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, टुकड़ों में टूटना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो डेट्राइटस है, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है जिसको डिकम्पोज होना है, ठीक है, वो क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है,
ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अभी यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, बस वो पार्ट पहले बड़ा था, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लीचिंग। तो लीचिंग का मतलब क्या होना, एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, तो अब जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है तो इसमें से जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे ये क्या होंगे, सॉइल में होंगे, प्रेसिपिटेट एंड अनअवेलेबल सॉल्ट, ये सॉइल में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है आपकी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि अब जो ये कॉम्प्लेक्स मैटर था ये किस में टूटा है, यानी कि जो बैक्टीरिया और फंगस है, अब यहाँ पर केमिकल चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो डेट्राइटस थे आपके, इनको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो जाएगी आपकी, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था अब वो सिंपल सब्सटेंस में टूटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और आ जाती है ह्यूमिफिकेशन, फोर्थ स्टेप जिसको हम बोलते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच डार्क रेजिस्टेंट सब्सटेंस, एक्चुअली में होता है क्या, सॉइल के ऊपर की एक लेयर होती है, उसी में क्या होता है, एक डार्क लेयर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस कहते हैं। तो ये क्या करती है, ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है जिससे ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाए। अब ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है ये एक्चुअल में क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। अगर ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी सॉइल से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए ह्यूमिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या है, आपका थोड़ा रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। न्यूट्रिएंट रिच है, रेजिस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है कि ये न्यूट्रिएंट को ट्रैप करके रखता है, जल्दी से न्यूट्रिएंट रिलीज होते नहीं है। इस पर सॉइल में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो करते हैं इसको रिलीज। ठीक है, जिस जो किसमें आ जाता है आपका, मिनरलाइजेशन में, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस रिलीजिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन हुआ भाई, सबसे पहले बड़े टुकड़े थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर इनका एब्जॉर्प्शन हुआ सॉइल में। ठीक है, उसके बाद जब सॉइल में एब्जॉर्प्शन हुआ तो जो आपके लार्ज सब्सटेंसेस थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएंगे। ठीक है, फिर ह्यूमिफिकेशन में क्या हो जाएगा, एक मोटी थिक लेयर बनेगी, न्यूट्रिएंट रिच लेयर बनेगी जो रेजिस्टेंट सब होगी, सब जो रेजिस्टेंट होगी। ठीक है, मतलब जल्दी से सारे न्यूट्रिएंट लूज ना हो इसके लिए। ठीक है ना, फिर मिनरलाइजेशन होगा, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट आपके इकट्ठा हो रखे हैं ना, बांध के रखे हुए हैं ह्यूमिफिकेशन में, यानी कि ह्यूमस की लेयर है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हुए हैं, टाइट करके रखे हुए, कंजर्व करके रखे हुए, रिजर्वायर बना के रखे हुए हैं। तो मिनरलाइजेशन में क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आपकी ह्यूमस है वो उसमें क्या होगा, डिग्रेड होना शुरू होगा और स्लोली न्यूट्रिएंट रिलीज होने शुरू होंगे। ठीक है, ताकि धीरे धीरे न्यूट्रिएंट रिलीज हो, एक साथ इकट्ठा ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि तुमने एक बार फसल बोई, सारे न्यूट्रिएंट अब उस फसल ने एब्जॉर्ब कर लिए, अगली बार जो आप नेक्स्ट क्रॉप बोओगे उसके लिए उसमें कोई न्यूट्रिएंट बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो ह्यूमस रहता है उसमें न्यूट्रिएंट ट्रैप रहते हैं, और एज पर द नीड धीरे धीरे उसमें वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो उसको तोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात ही समझ में आई होगी। तो ये जैसा ये डायग्राम भी है यहाँ पर, सॉरी ये वाला, तो इसमें भी आप समझेंगे मेरी बात को थोड़ा सा। तो जैसे ये है कि ये पत्ती जैसे टूट गई, तो अब ये पत्ती कैसी हो गई है, डेड हो गई है। ठीक है, इसको डेड ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, एक तो कि भाई आई ये यहाँ पर एक कीड़ों ने काट दिया इसको। ठीक है, अब ठीक है, फिर ऐसी पड़ी रहेगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, टूटी है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ये है, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, leaf partially consumed by decomposers such as fungi, bacteria. ठीक है, some are eaten by insect and other animal, nutrient and energy enter into food web. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या भाई, एक तो ये हो गया कि पत्ती टूटी सॉइल पे गिरी, एक हो गया कि इसको किसी ने खा लिया, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्ती गिरी है, सॉइल पे टूटी है, तो कुछ कीड़े आएंगे इसको काटेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म ने कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, अब जब ये हुआ है, टुकड़े हो गए हैं, तो इसमें क्या होगी, लीचिंग होगी। ठीक है, लीचिंग होगी तो यानी कि ये पत्ती में से चीज़ें गलेंगी, नीचे जाएंगी, फिर क्या होगा, फिर बैक्टीरिया फंगस आएंगे, ये क्या करेंगे, इसको तोड़ने लगेंगे। ठीक है, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर जो ह्यूमस होगा वो फर्दर क्या कहते हैं उसको, डिग्रेड होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ठीक है ना, सॉरी न्यूट्रिएंट बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिलीज करने के लिए सॉइल में। ठीक है, कंडीशंस ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है,
अब कंडीशंस ऑफ डिकम्पोजिशन की मतलब डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। कंडीशंस ऑफ डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्स ऑक्सीजन, पहली चीज़ है रिक्वायर्स ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन होगी तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी, और वहीं अगर ऑक्सीजन कम होगी तो डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्लोवर विद डेट्राइटस रिच इन लिग्निन, और दूसरी चीज़ की मटेरियल कैसा, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ऐसा मटेरियल है जिसमें लिग्निन और काइटिन है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा हो जाएगा आपका, स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन रिच है, जिसमें शुगर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाँ, फास्टर विद डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है या नाइट्रोजन है तो जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा होगा, फास्टर होगा। लेकिन लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट है तो डिकम्पोजिशन कैसा होगा आपका, स्लो रेट से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। हाँ, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्या करेगा, डिकम्पोजिशन को फेवर करेगा, यानी कि इसके रेट को ये बढ़ाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी फ्लो के ऊपर, ठीक है। अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो अभी हमने बोला कि अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो क्या है, वैसे तो देखा जाए तो सन इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसमें डीप सी को अगर हम छोड़ दें तो डीप सी यानी कि समुद्र में बहुत गहराई पर जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, तो वहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। अदरवाइज सन क्या है आपका, प्राइमरी सोर्स है आपका एनर्जी का, ठीक है। अब आ जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि PAR। इसका मतलब क्या हो गया, 50%, लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन इज PAR, यानी कि जितनी भी सोलर रेडिएशन निकल रही है उसका 50% अगर हम कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, PAR, ठीक है। हालांकि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, 2 से 10% PAR का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत कम एनर्जी, यानी कि सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट की 5% एनर्जी भी शायद हम प्लांट यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो की हमने बात करी तो एनर्जी फ्लो हमने बोला यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि जो सन है वो जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, सन से लेंगे एनर्जी एंड देन फिर वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपके कंज्यूमर्स को, जो उसको खाते चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है गवर्नड बाय लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी है वो क्या रहती है, वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या हो रही है, अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, ठीक है। अब आ जाता है आपका फूड चेन एंड फूड वेब की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। फूड चेन, इंटरडिपेंडेंट फीडिंग रिलेशनशिप, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स, ठीक है। फूड चेन आप सभी ने देखा है कि ग्रास है, ग्रास में फिर क्या ग्रास ऊपर आएगा, फिर उसको स्नेक ने खा लिया, फिर उसको बर्ड ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर डेट्राइटस फूड चेन है, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, जिसमें फंजाई बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं ये मटेरियल को, तोड़ते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या आ गई आपकी, जो एनर्जी फ्लो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, मोर एनर्जी फ्लो थ्रू DFT। हाँ, अब एक चीज़ और आ गई कि अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो रहता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन से ज़्यादा चलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चलता है आपका जो है डेट्राइटस फूड चेन चलती है, और ग्रेजिंग में आपका सॉरी वाटर में आपकी ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा चलती है। कारण क्या है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की अनअवेलेबिलिटी होती है इस वजह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिक लेवल की, तो ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड बाय देयर फीडिंग पोजीशन, एनर्जी डिक्रीज एट हायर लेवल्स 10% लो, ये लिंडमैन ने दिया था आपका 10% लो। तो इन्होंने कहा था कि जब भी एनर्जी यहाँ से अगले उसमें जाएगी तो 10% एनर्जी ही होगी जो अगली जनरेशन में जाएगी, बाकी क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा था कि हर एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जब हम एंटर करेंगे तो सिर्फ 10% एनर्जी ही होगी जो जाएगी, ठीक है, अगले टॉपिक लेवल पे, ये चीज़ उन्होंने बोली थी।
स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या हो गया, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन यूनिट एरिया। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर जो बायोमास है उसको काउंट करेंगे हम एज अ स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर लिमिटेशन, एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या करती हैं, इसको लिमिट करके रखती हैं। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर की मैं बात करें तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन आ गए, ग्रास ट्रीज आ गई। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर जो इनको खाते हैं किसमें आ जाएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि हर्बीवोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काउ। ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कि कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं इनको, जिसमें बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ आ जाएंगी। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कार्निवर्स, मैन, लायन, ये सब भी आ जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। हालांकि इन्होंने रख दिया है बट मैन को हम नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर मैन हर्बीवोर सब्जियां खा रहा है तो फिर वो उधर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सन से कुछ पार्ट वो इसने एब्जॉर्ब किया है, बाकी रिलीज हो गया। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट है आपके, फिर वो जो प्लांट को खाते हैं, फिर हीट हर्बीवोर्स यानी कि फिर कुछ हीट में निकल गया, कुछ एनर्जी गई है यहाँ पर, फिर निकल गई हीट फॉर्म में, फिर कुछ एनर्जी गई। तो इस तरीके से क्या हो रही है, एनर्जीज चेंज होती चली जा रही है, मतलब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जा रही है, हम ये कह सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है ना। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन की मैंने बात करी थी, तो अभी जैसे मैंने कहा था कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, जो वो क्या होती है, जो लिविंग ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। और वहीं अगर मैं डेट्राइटिस की बात करूँ तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं मिकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर। तो ठीक है, पिरामिड की शेप की अगर हम बात करें तो ब्रॉड बेस नैरोइंग टुवर्ड्स द एपेक्स, यानी कि नीचे से चौड़े होते हैं, आपके ऊपर जाते जाते कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इस तरीके से बनती है पिरामिड की शेप, ये कहने का मतलब है। फूड एनर्जी रिलेशनशिप अलग अलग टॉपिक लेवल पे इसको शो करने के लिए, बेस रिप्रेजेंट्स, अगर नीचे सबसे लेवल पे, अगर सबसे लोअर लेवल पे अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेवल की बात कर रहे होते हैं। एपेक्स की बात करें तो रिप्रेजेंट द टर्शरी और टॉप लेवल, यानी कि अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो टॉप लेवल कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये हमने बात करी। अब तीन तरीके के पिरामिड हो गए आपके इसमें, पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल, तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास में बायोमास है यानी कि कितना उसका वेट है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। एनर्जी फ्लो में क्या हो रहा है, जो एनर्जी जा रही है। अब एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करें तो एनर्जी फ्लो का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपवर्ड रहता है, क्योंकि एनर्जी कम ही जा रही है। सबसे नीचे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं 10% लॉ। इससे ऊपर से 10% ही तो जा रही है, बाकी तो नीचे ही है, फिर इससे ऊपर भी जाएगी सिर्फ 10%। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा रहेगा, अपराइट ही रहेगा। ठीक है, बाकी के पिरामिड हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे ग्रास है तो यहाँ पर ग्रास का अमाउंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स क्या है, सबसे ज़्यादा है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के नंबर थोड़े कम है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के नंबर थोड़े कम है, फिर टर्शरी कंज्यूमर के नंबर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिरामिड है वो कैसा आपका अपराइट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब बायोमास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो दो पिरामिड आपको नजर आएंगे पिरामिड ऑफ बायोमास में, एक है आपका अपराइट और दूसरा क्या है आपका इन्वर्टेड है। ठीक है, देखो अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूँ तब तो प्रोड्यूसर्स हैं ज़्यादा, प्लांट है क्योंकि ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, फिर आगे तुम्हारे हर्बीवोर्स, थोड़े कम नंबर है जिनके। ठीक है, अब नंबर की भी बात कहाँ हो रही है, मैंने वेट की बात भी बोली ना बायोमास में, तो मैंने बोला वेट की। अगर ट्रीज की मैं बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, है ना, जिनका हजारों किलो में वजन है, हजारों टन, मतलब जो टन में वेट है जिनका, कि
हजारों किलो में है, ठीक है। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, ज़्यादा है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या है, ज़्यादा है। फिर हर्बीवोर्स के नंबर, अब अगर एक बरगद का पेड़ है और एक हाथी है, तो अगर आप बायोमास की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है बरगद का पेड़ का बायोमास क्या होगा, उस हाथी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पिरामिड ऑफ बायोमास है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो कैसा होगा, आपका अपराइट होगा, ठीक है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। बट वहीं अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या है, आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। फिर आपके जू प्लैंक्टॉन्स इनको खा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे से, ठीक है। आप कुछ छोटी फिशेस इनको खा रही होंगी, ठीक है। फिर बड़ी मछलियाँ उन छोटी मछलियों को खा रही होंगी। तो यहाँ पर क्या है, जो टॉप लेवल है उसका बायोमास कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसको हम कह पा रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, इसका जो पिरामिड है वो कैसा है, आपका इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है। इसमें जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उसका बायोमास कैसा है, कम है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम है, जूप्लैंक्टॉन्स का बायोमास कम है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है, ठीक है। ये वही चीज़ हो गई कि बायोमास है आपका अपराइट, देख सकते हैं आप कि प्रोड्यूसर ज़्यादा है, फिर हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, ठीक है। और वहीं बायोमास इन्वर्टेड है, तो ये चीज़ हमने बोली कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, वो क्या है, कम है, उनको खाने वाले, फिर छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, ठीक है। इसलिए इसका उल्टा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा आपका इन्वर्टेड रहेगा, क्योंकि 10% लॉ है इसमें, और एनर्जी हमेशा जब भी एक टॉपिक लेवल अप जाएगी तो कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके के टॉपिक लेवल है इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आगे देखो, ह्यूमन ट्रॉपिक लेवल, तो ह्यूमन ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स डिपेंडिंग ऑन देयर डाइट, ठीक है, ये चीज़ हमने बोली। अपराइट पिरामिड की बात करें तो मोस्ट पिरामिड्स नंबर एनर्जी बायोमास आर अपराइट, प्रोड्यूसर्स हर्बीवर्स कार्निवर्स नंबर बायोमास एंड एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ग्रास लैंड की बात करें तो वहाँ पर बायोमास का पिरामिड कैसा है, आपका अपराइट है, एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट है, ठीक है। नंबर का आपका हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। इसीलिए जो आपका पिरामिड ऑफ क्या नाम कहते हैं, एनर्जी है, वो हमेशा अपराइट है, दैट इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए।